मुझे तुम याद आते हो, भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं उपेंद्र कुमार, मेरे चैनल यूके नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज वर्ल्ड हिस्ट्री में 9th क्लास के जो आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। क्या है? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिवोलू मान लो यहाँ टी ओशन, यानी फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। ओके, तो फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें हम क्रांति को समझ लेते हैं। क्रांति किसे कहते हैं, रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ देखें तो ये सन होता है, सन सूरज हो गया, और ये वे होता है, ये सारा जो प्लेनेट होते हैं, ये सगल ऐसे आएगा प्लेनेट, यानी ग्रह, जैसे अर्थ है, मंगल है, शुक्र है, वेनस जो भी है, जुपिटर है, ये चारों ओर घूमते हैं। तो चेंजिंग तो हो रहा है ना, तो चेंजिंग तो क्या होता है घूमने से। तो सन के चारों ओर जब घूमते हैं, इसको भी रिवोल्यूशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, तो इससे सीजन चेंज होते हैं ना, सीजन चेंज होते हैं, ठीक है, यानी मौसम बदलते हैं, गर्मी ज़्यादा, बरसात, विंटर समर जो भी है, अभी समर चल रहा है। और तो बदलाव तो हो रहा है यहाँ पर, क्रांति। तो क्रांति मतलब बहुत बड़े, रिवोल्यूशन मतलब बहुत बड़े चेंजिंग, बदलाव को क्रांति बोलते हैं। तो चलिए यहाँ क्रांति क्या हुआ, तो शुरू करते हैं। द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑन द मॉर्निंग, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैं शुरू करता आपको ये बता रहे हैं, यहाँ से पेरिस में। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब 14 जुलाई को 1789 को 1789 को सूर्य के उदय होता है, राइज होता है, तो फ्रांस में एक ऐसे दिन का आगमन होता है जिससे संपूर्ण विश्व के इतिहास में कयामत का दिन कहा सकता है। सम्राट ने सेना को शहर में प्रवेश करने के लिए आदेश दिया, यानी जो राजा था उसने कहा कि आर्मी को कि आप सिटी में प्रवेश कीजिए। और रूमर, यहाँ एक वर्ड आया रहा होगा, रूमर, है ना। रूमर मतलब क्या होता है, अफवाह, ये रहा रूमर, है ना। रूमर, रूमर मतलब क्या होता है, रूमर्स मतलब अफवाह होता है। तो कह रहा है कि ये अफवाह फैल गई थी कि किंग ने अपने सेना को आदेश दे दिया है कि गर्म हो गया, कि सेना, ये अफवाह गर्म चल रही थी हर जगह कि सेना ने नागरिक आदेश दिया है आर्मी को कि नागरिक पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है। और इसमें करीब आप देखेंगे कि ये देखिए, है ना, 7,000 यानी 7,000 पुरुष और मर्द औरतें टाउन हॉल में इकट्ठा हुए। उन्होंने एक जन सेना, यानी वॉलंटियर्स कह सकते हैं, वॉलंटियर का जो है, उन्होंने एक आर्मी बना लिया। गेदर हुए, गेदर मतलब इकट्ठा होता है, और हथियारों की खोज में वे बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरदस्ती प्रवेश करने लगे। और लास्ट में क्या हुआ, फाइनली यहाँ दिया हुआ है, यहाँ फाइनली क्या दिया हुआ है कि पेरिस के लोगों ने सबसे पहले अपना निशाना तानाशाही शासन के जो प्रतीक था, ब्लस्टाइल, हम आपको बताते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये ब्लस्टाइल जो था, ये किला था, ये ब्लस्टाइल, ये देखेंगे आप, ब्लस्टाइल जो किला था, चेट्यू था, उसको जेल बनाया गया था, उसको निशाना बनाया। ब्लस्टाइल जो था क्या था, एक जेल था, एक इसको निशाना बनाया। ब्लस्टाइल जहाँ लोगों को कुचलने के लिए भारी मात्रा में गोला बारूद रखा हुआ था, है ना, उस जेल के अंदर में रखा हुआ था, उसको लूट लिया लोगों ने, है ना। और उसके बाद क्या किया, कैदी जो थे उनको छुड़ा लिया, अपने साथ में मिला लिया, हथियार विपिन जो थे उस पर अधिकार करके, और उसने हथियार भी ले लिए। और ब्लस्टाइल सैन्य प्रमुख मारा गया, यानी जो आर्मी का चीफ था वहाँ पर रक्षा करने वाले, है ना, उसको मार दिया लोगों ने और लोगों को छुड़ा लिया। और इस बात की थी कि संख्या केवल 7 ही थी, उन लोगों की संख्या जो जेल के पास जो आर्मी थी, सेना की, राजा की, वो 7 थी। और किंग का जो एब्सोल्यूट शक्ति का, पावर का प्रतीक था ब्लस्टाइल,
इसलिए लोग उसे हेट करते थे, घृणा करते थे और इसको ध्वंस करके ख़त्म कर दिया। और इसके निशानी के तौर पर प्रतीक चिन्ह स्मृति के रूप में लोगों ने अपने पास रखा भी। और इस घटना के पश्चात कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में संघर्ष हुए, यानी कन्फ्लिक्ट हुए। अधिकांशतः जनता जो है वो पाव रोटी जो है उनका जो रैयत, एक और वर्ड आप देखेंगे यहाँ पर, रैयत, रैयत है ना, रैयत यहाँ पर, रैयत मतलब दंगा होता है, ठीक है ना। एक रैयत मतलब किसान होता है, उसका अलग मीनिंग होता है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर सबसे लोग क्यों एग्रेशन में थे, तो लोग कह रहे पावर्टी, जो मुख्य खाने की पदार्थ थी ऊंची, बहुत दाम उसका ज़्यादा हो गया था। और जो भी क्रांति के संपूर्ण चरण नहीं थे, और लेकिन इस घटना के आगमन से भी लग गया लोगों को कि भाई राजा के किंग का शासन जो अब जाएगा। और बाद में लोगों को जो है तख्ते पर फांसी पर लटका दिया गया था बहुत सारे लोगों को। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों ने ऐसे परिणाम की आशा नहीं की थी जो कैसे हुआ। तो बस्टाइल आप देख रहे होंगे, यही जेल है जहाँ पर आग लगा दिया, तोड़फोड़ कर दिया गया था। बस्टाइल जेल का जो ध्वंस रूप दिखाया गया, इस जेल को फ्रांस के लोग घृणा की दृष्टि देखते थे और उनको तानाशाही का प्रतीक माना जाता था। इसलिए सबसे पहले क्रांतिकारियों ने इसको ही अपना रोष प्रकट किया, अपना गुस्सा दिखाया, इसको तोड़फोड़ कर दिया। ठीक है, ओके। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कहीं दिक्कत लगे पढ़ने में, तो आप इसको हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं इसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए, 18वीं सदी में फ्रेंच मतलब फ्रांस, सोसाइटी मतलब समाज, ड्यूरी मतलब के समय। तो 18वीं यहाँ पर लेट 18 सेंचुरी उत्तरार्ध में, यानी बाद में 18वीं सदी के बाद में जो है फ्रांस के समाज, यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस के समाज, सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में जानते हैं। तो एक नज़र देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये वाला देखिए, इसको इजी में देखिए। तो फर्स्ट स्टेट में कौन थे? फर्स्ट स्टेट में कौन थे? तो पादरी थे, पादरी, यानी कौन? तो चर्च के जो फादर होते हैं वो थे, है ना। यानी कह सकते हैं अगर मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो मौलाना जो होते हैं। हिंदू में ब्राह्मण जो होते हैं, पुजारी जो होते हैं। और ईसाई में, क्रिश्चियन में क्या होते हैं? तो वही। तो ये फर्स्ट में जो है पंडित, पुजारी, मौलवी या फादर के चर्च लोग थे। पादरी वर्ग इसे बोलते हैं ना। हिंदी में बोलेंगे क्या इसको? पादरी वर्ग। हिंदी में क्या बोलेंगे? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग जितना भी थे वो इसमें किस में थे? एक क्लर्जी में थे। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, प्रथम स्टेट सामाजिक एक वर्णन था। अब हो गया सेकंड में, देखेंगे सेकंड में कौन थे? सेकंड स्टेट में कौन थे? तो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग। अच्छा, कुलीन वर्ग, सॉरी, वर्ग के लोग कौन? मतलब तो राजा, इसमें कौन आएंगे? तो राजा आएंगे, उसके मंत्री आ जाएंगे, और कौन आ जाएंगे? यानी शाही परिवार, यानी रॉयल फैमिली, है ना। तो रॉयल फैमिली इसमें आ जाएंगे, शाही परिवार, यानी राजा, मंत्री, उसके और भी उसके जो हेल्प करने वाले ऑफिसर हैं वो सब इसमें आएंगे। ठीक है ना। ये तो फर्स्ट सेकंड हो गया। फर्स्ट में पादरी आ गया, चर्च, और सेकंड में आ गया कौन? तो राजा, मंत्री और भी जो थे। और थर्ड स्टेट में, अच्छा, थर्ड स्टेट भी दो वर्ग में बटा हुआ था। थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट में देखेंगे, ये पहले जो है, ये देखिए इसमें धनी मनी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, है ना, पूंजीपति थे, धनी मनी लोग थे, कोर्ट के ऑफिसर थे, वकील थे, ये सब धनी मनी लोग भी थे फर्स्ट स्टेट में। ठीक है ना, सॉरी, थर्ड स्टेट में। और सेकंड में ये दोनों आएंगे, ये दोनों पीजेंट और स्मॉल पीजेंट जो है थे, सर्वेंट आएंगे, ये सब आएंगे। ये तो बड़े बड़े, ये देखेंगे कि बहुत ही धनी मनी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे। तो कहीं भी अगर क्रांति हुई, रिवोल्यूशन हुई है, तो किसका योगदान ज़्यादा रहा? तो सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो था वो मिडिल क्लास के लोगों का, यानी जो है, ठीक है। तो कहीं भी क्रांति हुई है ना, अगर रिवोल्यूशन हुआ था, मध्यम वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे हो, जानते हो रॉन्ग क्या है, राइट कौन है। तो देख रहे हैं हम लोग, इसे देख चुके हैं कि फ्रांस के समाज जो 3 कैटेगरी में डिवाइड थी। फर्स्ट में मंत्री, फर्स्ट में क्लर्जी थे, क्लर्जी मतलब पादरी वर्ग, मतलब पंडित, पुजारी, मौलाना जो भी होते हैं वो आएंगे। सेकेंड में नोबिलिटी मतलब होता है कुलीन वर्ग, जो राजा और मंत्री और उसके जितने भी ऑफिसर, मंत्री जुड़े थे वो सब लोग थर्ड में थे।
ए थर्ड में जो मध्यम वर्ग भी इसमें आएंगे, जिसमें कि दो वर्ग थे थर्ड में भी। पूंजीपति नौकरी पेशा व्यक्ति थे, चाहे वो लायर हो, किसान हो, सॉरी लायर हो, ऑफिसर हो, मर्चेंट हो, है ना, बिग बिजनेसमैन सब लोग थे इसमें। और पीजेंट आर्टिस्ट कलाकार भी थे। और एक गरीब लोग भी हैं, मतलब भूमिहीन किसान है, घरेलू नौकर और आर्टिस्ट हैं इसमें भी, सर्वेंट भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पर आप देख लें, अगर यहाँ शुरू करते हैं कि इन 1774 लुई 16 बर्बोन फैमिली, याद रखिएगा कौन फैमिली से बिलोंग करता था लुई 16, तो ये आप देखेंगे बर्बोन फैमिली से बिलोंग कर रहा था ये, है नहीं। तो कह रहा है कि लुई 16 जो था वो फ्रांस के गद्दी पर बैठा, 20 वर्ष का एज था उसका। कितना एज था लुई 16 का उस समय? तो 20 वर्ष का था वो। कितना एज का था? तो 20 वर्ष एज था उसका, ठीक है ना। 20 वर्ष एज था जब गद्दी पर बैठा। उस समय फ्रांस के वित्तीय इकोनॉमिक हालत जो है उस मतलब अनुकूल नहीं थी, उनके फेवर में नहीं था। उसको अपने कार्य को और भी अधिक खतरनाक रूप दिया। फ्रांस में असंतोष जो था, लोग में जो थे वो मतलब काफ़ी असंतोष था, सेटिस्फेक्शन नहीं था लोगों को उस समय। और उसकी पत्नी जो थी, उसकी शादी हो जाती है ना, लुई 16 की शादी हो जाती है। किससे शादी होती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंसेज, ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस थी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का क्या थी नाम है इसका? तो इसका नाम है एंटोनेट, मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। उसका भी योगदान था। इसका भी जैसे ब्यूटी विथ ब्रेन बहुत कम मिलता है। अधिकांशतः सुंदर लोग जो है वो ऊपर वाला महला उसका खाली रहता है, मैक्सिमम लोगों का। कम ही लोग होता है, दोनों कॉम्बिनेशन होता है, सुंदर भी और सुंदर और साथ उसका दिमाग भी अच्छा काम कर रहा हो, ठीक है ना। तो ये मेरी एंटोनिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, ये भी वैसा ही थी। तुम जिसको मतलब अगर कह सकते हो कि तुम दिन को कहो रात हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, वही वाला बात था वहाँ पर। जो पत्नी का मैक्सिमम लोग जो हस्बैंड होते हैं, पत्नी जो कहेगा और सही कहते तो मना ही है, लेकिन अगर गलत कह रही हो और वो आप फॉलो करते हैं तो बर्बाद होना ही होना है। वही चीज़ मेरी एंटिटी है, वो भी नॉनसेंस थी। तो इसका भी योगदान रहा फ्रांस की क्रांति कराने में, ठीक है ना। अगर सबसे पहले तो हम अगर फ्रांस की एक हम देखते हैं, लिबरे यहाँ है, लिबरे ये फ्रांस की करेंसी का नाम है, पैसा का नाम है। अच्छा, वर्सीले क्या था? तब महल था ये, राजा के महल था वर्साय, विशाल महल बिल्डिंग था। मतलब राज दरबार का शानो शौकत इस पर बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च भी होता था, बोझ होता था। इस खर्चा के कारण भी मतलब बुझे कि कहीं ना कहीं ये फ्रांस की क्रांति हुई। तो इसकी थी। तो लंबे समय लड़ाई लड़ रहे थे, फ्रांस के वित्तीय इकोनॉमिकल कंडीशन जो है काफ़ी ख़त्म हो गए थे। और फिजूल खर्ची, वर्सीले का महल जो था, है ना, ये आप देखेंगे वर्सीले का ये महल बिल्डिंग ये वाला दिया है वर्सीले, लुई 16, है ना। तो अमेरिका के उस समय देखेंगे कि फ्रांस जो है अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, कॉलोनी थे। ब्रिटिश से स्वतंत्र कराने में मदद किया। खुद युद्ध के चलते फ्रांस जो है 10 अरब लिबरे, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर देखेंगे आप, मोर डेप्ट मतलब उधार होता है यहाँ पर। पहले से ही वो इतना लिया हुआ था कर्जा, और अमेरिका को हेल्प करने के लिए 10% पर, यहाँ पर आप देखेंगे 10% पर और ले रहा है कर्ज। और हेल्प करता है किसको? तो अमेरिका को, क्योंकि ब्रिटिश उसका दुश्मनी था, एनिमी थी उससे। और नियमित खर्चों के चलते सेना के रखरखाव की, राज दरबार की मतलब कोर्ट की और सरकारी ऑफिसर और विश्वविद्यालय के संचालन के लिए फ्रांसीसी गवर्नमेंट जो थे, फ्रेंच की सरकार जो थे, उसने टैक्स को बढ़ाने के लिए मतलब उसको मजबूर होना पड़ा। और लेकिन वो काफ़ी नहीं था। और 18वीं सेंचुरी में फ्रांस का समाज जो है 3 स्टेट में बटा था, जो पहले बता चुके हैं आप लोगों को। ये वाला सोसाइटी समाज जो बटा हुआ था और बटा हुआ था। फिर तीसरे स्टेट में लोग जो थे वो साधारण जनसाधारण लोग मतलब, लेकिन दो देखिए, ये देखेंगे अगर आप, तो इनमें से दो को, सबसे पैसा वाला ये दोनों था, इन दोनों को टैक्स नहीं देना था। टैक्स, नो टैक्स, इसको टैक्स नहीं देना था। टैक्स को ओनली थर्ड स्टेट के लोग देते थे, है ना। ये लोग टैक्स पे करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है ना। नो टैक्स, ये जो तीनों था, ये दोनों
ये दोनों सबसे पैसे वाला था, ये दोनों, यानी फर्स्ट सेकेंड, लेकिन नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देते थे ये लोग, प्रिविलेज थी, इनको नहीं देना था। और जो कम पैसा वाला थे ये लोग, इन्हीं को ही टैक्स पे करना था, बर्बाद हो रहे थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है कि ये जो ये जो सोसाइटी जो देखेंगे आप, सोसाइटी कि ये आप यहाँ से अगर देखेंगे, ये सोसाइटी फीडुअल क्या होता है, फीडुअल सिस्टम है। ये फीडुअल सिस्टम क्या है, ये वाला फीडुअल सिस्टम, तो ये फीडुअल सिस्टम जो है इसको बोलते हैं कि सामंती प्रथा, और इसको और हिंदी में बोलते हैं तो ये बोलते हैं इसको, ये देखिए, सामंती व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था भी कहते हैं। एक क्या होता है सामंतवादी, फीडुअल क्या थे, तो ये राजा के हेल्पर थे, सहायक थे। जब युद्ध होता था तो इनको ये युद्ध के समय में घोड़ा, आर्मी, सेना, हथियार देते थे, और उसके बदले में राजा उसको जो है जमीन देता था, ताकि उस पर से आप किसानों से यानी लोगों से खेती करवा के टैक्स वसूलिए, अपना आर्मी और जो भी मेंटेनेंस है उसको आप मेंटेनेंस कीजिए। ठीक है ना, तो उसमें सामंतवादी फीडुअल सिस्टम था। लेकिन कह रहा है पूरी आबादी में 90%, यानी जो पूरी आबादी बात किया जाए तो था, लेकिन देखिए 90% कौन थे, तो पीजेंट थे, यानी गरीबों की संख्या 90% कौन थे, पीजेंट थे। गरीबों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। तो 1789 के पहले फ्रांसीसी समाज और संस्था जो होते थे वो इस तरह के थे। फिगर 2 हम यहाँ पर देख चुके हैं, ये वाला फिगर 2 यहाँ पर सोसाइटी बटा हुआ था। तो फ्रांसीसी समाज की व्यवस्था जो है, किसान थे 90%, और ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या, मतलब ऐसे किसान बहुत कम थे जिनके पास खुद का ज़मीन हो, है ना। और तीसरे स्टेट में मतलब लेकिन देखिएगा 90% तो ये लोग थे ही, लेकिन आप देखेंगे 60% जो ज़मीन थे यानी लैंड, वो किसके पास थे, तो वही तो किसको थे तो चर्च को था। चर्च और कुलीन वर्ग और सेकेंड स्टेट, है ना, तो सेकेंड स्टेट के पास था, यानी कुलीन वर्ग के पास था, यानी वही राजा मंत्री के पास था। और इसमें से कुछ तीसरे स्टेट के, जो थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे, थर्ड स्टेट के अमीर लोग, उनके पास था, यानी 60% हिस्सा। 40% में भी और लोग मतलब रह रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। तो मुख्यतः 2 वर्ग थे इसमें, पादरी और कुलीन वर्ग थे, व्यक्ति थे इसमें, मतलब बात करें तो ज़्यादा अमीर में। इस वर्ग को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, इसको प्रिविलेज बोलते हैं, है ना। जन्म से जो अधिकार प्राप्त हो प्रिविलेज बोलते हैं, प्रिविलेज। ठीक है ना, तो इसको मतलब विशेष अधिकार, जन्म में मतलब जन्म ले लिया उस परिवार में तो इसको अच्छा जो है अधिकार वो मिल ही जाता था। तो ये देख, और एक 2 तरह के टैक्स की बात है, हम आपको टैक्स बता देते हैं। यहाँ एक टाइड है, टाइड, ये जो टैक्स किसको दिया जाता था, तो एक धार्मिक टैक्स था, जो सीधे चर्च को दिया जाता था। और टाइल जो था, ये वाला टाइल एक यानी किंग को जाता था, एक किंग को ये टैक्स दिया जाता था। ठीक है ना, टाइल एक इसको किया जाता था, किंग को ये टैक्स दिया जाता था, टाइल। और टाइल किसको जाता था, तो ये दिया जाता था चर्च को, धार्मिक टैक्स था। ठीक है ना, तो फिर से हम बता देते हैं कि ये अगर टाइल आया तो ये रिलीजियस टैक्स था, यानी धार्मिक टैक्स, धर्म पर टैक्स दिया था, किसको, तो चर्च को, सॉरी। और ये दिया जाता था किसको, तो एक किंग को दिया जाता था, किंग को टैक्स देता था ये। ठीक है ना, ये दोनों हो गया। तो यहाँ पर अगर दूसरी तरफ मतलब एक पादरी कुलीन वर्ग थे, इस जन को कोई विशेष अधिकार प्राप्त है, प्रिविलेज बोलते हैं उसको, है ना। दूसरी तरफ और किसान मजदूर थे जिसके पास आय के साधन, इनकम साधन कम था, लेकिन टैक्स इनको ही देना पड़ता था। और कुलीन वर्ग में सेकंड क्लास के लोग, दूसरे सामंतों को विशेष अधिकार भी शामिल थे, और वह किसानों से सामंती का कर वसूलता था। और किसान अपने स्वामी की सेवा में घर के खेतों में काम करते थे, और सैन्य सेवाएं देते थे। सड़क किसान को सिर्फ खेत पर नहीं काम कर रहा था, बल्कि समंड को फ्यूडुअल के यहाँ, यानी अपने मालिक के यहाँ जिसका ज़मीन है उसके यहाँ मुफ्त में काम करना पड़ा था। उस काम करने के लिए यानी
बेगार जिसे बोलते हैं, काम करने के लिए कोई पैसा उनको नहीं मिलता था, तो उनका शोषण हो रहा था। और टैक्स देने का बोझ भी, बर्डन भी इन्हीं को था। किसको? थर्ड स्टेट को। दो स्टेट को टैक्स देना ही नहीं था, ठीक है ना। तो चर्च भी किसानों से टैक्स लेता था, इसको टाइद बोलते थे, TIHE, पहले बता दिए हैं यहाँ पर, है ना। ये वाला टाइद ये चर्च को जाता था, ये गवर्नमेंट को जाता था। गवर्नमेंट कौन? तो किंग था उस समय, ठीक है ना। और ये चर्च को जाता था, ओके। और एक प्रत्यक्ष कर था टाइल, जो गवर्नमेंट देना था। अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, और डायरेक्ट टैक्स में नमक और तम्बाकू जैसे लोग उसको भी देना पड़ता था, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो हम आपको समझा दिए हैं वही लिबरे उबरे। लिबरे क्या है? तो यूनिट है, करेंसी है, पैसा है। कलर्जी तो पता ही जो है कौन पर्सन थे, और टाइल टाइल क्या थे बता चुके हैं आपको। अब आते हैं यहाँ पर एक एक पिक्चर दिया गया है, आप देखें पिक्चर, ये देखिए पिक्चर। ए नोबल मैन, एक इसको स्पाइडर के रूप में बताया गया है, नहीं ये फ्लाई, मक्खी के रूप में, है ना। मक्खी, ये देखिए फ्लाई, ये मक्खी, ठीक है ना। ये नोबल वाले सेकंड क्लास के लोग हैं, और किसानी तो सब कुछ लड़ाई खाया था। जैसे मक्खी जो है जीने, देखिए। और एक कौन है? इविल्स, मोर देन एविल्स मोर देन वांट्स, मतलब कितना भी देता है, एक कितना भी देता है गरीब आदमी। नोबल जो है ये क्या होता है? संतुष्ट नहीं होता है। जैसे मक्खी को जब स्पाइडर पकड़ लेता है, नोबल मैन इज द स्पाइडर, और पिजन फ्लाई यानी किसान जो है मक्खी है, और स्पाइडर कौन है? नोबल मैन। जब पकड़ता है तो मक्खी को मार के ही छोड़ता है। वैसे ही इतना शोषण हो रहा है कि मर जाएंगे किसान। अब द स्ट्रगल टू सर्वाइव, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष। क्या है इसको? तो जीने के लिए क्या कर रहे हैं? संघर्ष। स्ट्रगल मतलब क्या होता है? संघर्ष। ये संघर्ष यानी जीने के लिए संघर्ष, ये मूर्धन्य सा हो गया, ठीक है ना। इसका हेडिंग है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी थी? तो 23 मिलियन का, 23 मिलियन, मतलब 2.3 करोड़ थी। और ये बढ़कर, है ना, इंक्रीज करके लिखा, कब बढ़कर कितना हो गया, है ना। तो 28 मिलियन हो गए बाद में बढ़ के 28, यहाँ देखेंगे, यानी कि 2.8 करोड़ हो गई, परिणाम स्वरूप अनाज की तुलना में मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ गया। अधिकांशतः लोग जो है मुख्य खाद्य पदार्थ यानी खाने के उस समय जो चीज़ें थीं वो क्या थी? तो ब्रेड यानी पाव रोटी कह सकते हैं, रोटी कह सकते हैं। मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई, माने प्राइस बढ़ गए। और अधिकतर जो कामगार कारखाने में मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी जो है मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि महंगाई बढ़ गई थी। मतलब ज़्यादा महंगाई बढ़ गया, मजदूरी नहीं बढ़ा उनका, बहुत कम बढ़ा। इस तरह से अमीर गरीब में क्या हुआ? खाई और तेज हो गई, यानी अमीर गरीब के बीच के जो बुनियादी खाई थी वो बढ़ गई, है ना। तो एक क्राइसिस जो है, क्राइसिस मतलब सब्सटेंस क्राइसिस, जीवन जीने की जो क्राइसिस, कमी आ गई। और कहीं कहीं देखेंगे कि इसमें सूखे ओले पड़ गए, यानी नेचुरल डिजास्टर भी आया, है ना। नेचुरल डिजास्टर आया मान प्रकृति आपदा आ गई। और ऐसे जीविका जीने के लिए संघर्ष जो है पर्यटन के दौर में देखा गया, है ना। ओल्ड रीजन में ड्यूरिंग द समय यह हुआ था। अब इसी में हम अगर आगे बढ़े तो ये आप देखे हुए हैं, इसमें बैड हार्वेस्ट यानी खराब जो है डिजीज एपिडेमिक, मतलब पेंडेमिक में जाते हैं ना, महामारी जो ऐसे भी आया था। यहाँ पर पुअर कैन नो लॉन्गर बाय द ब्रेड, मतलब आम यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यानी गरीब आदमी ज़्यादा ब्रेड नहीं खरीद सकता है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। और पेंडेमिक मतलब होता है महामारी, जैसे कोविड आया था हमारे यहाँ, वो, है ना। ये होता है, दिया गया है। तो बताइए कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। यहाँ बैड हार्वेस्ट बने, खराब फसल, और ग्रोइंग द मिडिल क्लास, है ना। मिडिल क्लास के मतलब ग्रोथ 3.1 देखो, उभरते, ग्रोइंग मतलब उभरते मध्यम वर्ग के विशेष अधिकारों का अंत। विशेष अधिकार मतलब प्रिविलेज। देखिए एक वर्ड है यहाँ पर, एक वर्ड आप देखेंगे, एक वर्ड है यहाँ प्रिविलेज, इसको से है विशेष अधिकार,
विशेष तालव्य समूर्धन सा अधिकार या राइट, विशेष अधिकार, ठीक है ना, प्रिविलेज मतलब होता है। तो मध्यम वर्ग ने कहा कि विशेष अधिकार किसी के पास होना ही चाहिए, ये अच्छा नहीं है कि किसी के पास विशेष अधिकार हो, ठीक है। तो हम जो है एक और टॉपिक ख़त्म कर ही देते हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास। देखिए फ्रांस में पहले ही बढ़ते अकाल और समय किसान का जो विद्रोह कर रहे थे, किसान मजदूरी वाला, उसके पास सामाजिक आर्थिक बुनियादी बदलाव के लिए साधन तथा कार्यक्रम नहीं थे। मतलब इसके पास कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि कैसे बदलाव किया जाए, है ना। और तीसरे स्टेट के उन लोगों में समूह ने समृद्ध थे, शिक्षित थे, उन्होंने वो विचार के संपर्क में आ रहे थे कि कैसे क्या किया जाए, कि कैसे जो है इस बदलाव चेंजिंग ये आए। उसके बाद फिर शिक्षित वर्ग थे, जैसे मतलब पीजेंट तो नहीं कहेंगे, उस समय आप बिजनेसमैन थे, तो बड़े बड़े ओवरसीज समुद्री व्यापार में रहते थे, वकील थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे, सब लोग थे। तो मध्यम वर्ग से अभिप्राय वैसे उस समय 18वीं सदी में 18th सेंचुरी में किससे है, तो वैसे वर्ग को लगाया जाता है जो शिक्षित होने के साथ साथ किसी न किसी नौकरी व्यापार में जुड़ा हुआ था। और विश्व के प्रत्येक स्थान पर इसी वर्ग ने मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पुराने राजतंत्र जो थे, मोनार्ची जो थे, एब्सोल्यूट मोनार्ची जो थे, उसके खिलाफ विद्रोह किया, रिवोल्ट किया, आंदोलन किया। आप आज राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से मध्यम वर्ग उसी को कहा जाता था, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें इस प्रकार 18वीं शताब्दी में नए सामाजिक समूह का जन्म हुआ, जिसे मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास कहा जाता है। मध्यम वर्ग के फैलते हुए समुद्री व्यापार में थे, उन्हीं व्यापार रेशम के व्यापार वो करते थे, कपड़ों का, और बहुत सारी संपत्ति भी अर्जित किए थे, और उन्हीं और रेशमी कपड़ों में निर्यात यानी एक्सपोर्ट करके समाज में समृद्ध लोगों में खरीद, मतलब धनी मनी खरीदेंगे ना, और व्यापार खरीदेंगे, कपड़ा अगर बेचते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक और समृद्ध लोग ही खरीदेंगे। और तीसरे स्टेट में जो सौदागर थे या प्रोड्यूसर थे यानी मर्चेंट थे, कि वो क्या करते थे, मर्चेंट थे। यहाँ पर देख लेंगे थर्ड स्टेट में, यहाँ पर ये देखेंगे, है ना, ये वाला आप रिचर मर्चेंट यानी धनी मनी, है ना, मैन्युफैक्चर सच गुड्स, वो क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे। और प्रोफेशनल थे, जैसे लायर, यहाँ पे लॉयर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गए, ये सब थे इसमें, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मिडिल क्लास जो था, एक कह रहा था कि भाई विशेष अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग, और समाज में किसी समूह के पास जन्म से, यानी किसी कोई जैसे कलेक्टर के बच्चा जन्म देता है तो उसको कलेक्टर नहीं बनना चाहिए, उसको भी यूपीएससी कंप्लीट तब कलेक्टर बने, वो आईएएस या यूपीएससी कंप्लीट तब बने। तो ये कह रहा था किसी के पास भी, राजा का बेटा हो या किसी का बेटा हो, उसके पास जन्म से कोई अधिकार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें फिर में आप देखेंगे, हम यहाँ पर हम देखेंगे कुछ, यहाँ पर राइटर आता है, फिलोसफर आता है। देखिए कौन कौन फिलोसफर है यहाँ पर हम देखेंगे आपको, तो है जॉन जीन रूसो है, इसके बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, है ना, देख रहे हैं ना, एक आता है। और लॉकी सॉर्ट द रिफर डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, ये डिवाइन यानी अब्सोल्यूट राइट, यानी इन्होंने कहा, देखिए इसमें योगदान था जॉन लॉ के, जिया जॉ लॉ के, रूसो जैसे जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने टू ट्रिटराइजेज ऑफ द गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी अधिकार, देवी, देखिए राजा का मतलब ऐसा माना जाता था डिवाइन राइट, वही जो जन्म से डिवाइन अब्सोल्यूट, यानी कह रहा है, इसमें कहा गया कि राजा के दैवीय अधिकार और निरंकुश यानी अनकंट्रोल अब्सोल्यूट राइट का सिद्धांत का खंडन किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूसो ने क्या किया, सामाजिक समझौते के आधार पर उस समय जो टेम्पोररी वर्ल्ड थे, विश्व थे, तत्कालीन विश्व, बहुत सारे देशों के अपने नागरिकों के लिए कुछ व्यक्तिगत अधिकार दिए, यानी फंडामेंटल राइट दिए, अधिकार दिए। इसमें अमेरिका के संविधान में नागरिकों को अधिकार दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे मोनार्ची, रूसो के बाद जो आइडिया, जिसको अब सबसे हम बात करेंगे यहाँ पर, मोंटेस्क्यू, यहाँ मोंटेस्क्यू का है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, मोंटेस्क्यू राइटर है ना। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ में अपनी एक बुक में सरकार के अंदर जो है कहा कि गवर्नमेंट के जो है डिवीजन होना चाहिए, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कहा कि पावर विथ इन द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका यानी विधि लॉ बनाने वाले,
एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका वही लॉ लागू करवाते हैं या है ना, उसको किसी चीज़ को लागू करवाने में इनका योगदान होता है, हो गया। दूसरे है जडिशरी, तो वही जज है ना, जज, ठीक है ना। तो ये तीन मैंने कहा कि गवर्नमेंट के पावर जो है बंटना चाहिए, किसमें, जडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट आ जाएगा, जज आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव में, बांटना चाहिए। और कहा कि स्वतंत्र जो न्यायपालिका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश कॉलोनी जो थे, ब्रिटेन ने खुद से स्वतंत्र घोषित कर लिया, उसने ब्रिटेन से वो भगाया ब्रिटेन को। उसमें फ्रांस तो पता थे आपको, कर्जा देके हेल्प किया था, है ना। और इसी मॉडल की सरकार बनी। और फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों जो थे, थिंकर जो थे, पॉलिटिकल थिंकर, और जो राइटर थे, थिंकर थे, वो अमेरिका के संविधान में जो दी गई थी व्यक्तिगत अधिकार जो दी गई थी, फंडामेंटल राइट दी गई थी, उसको एक महत्वपूर्ण सोर्स साधन मानते थे। और उनका वही डिमांड था कि यहाँ भी ऐसा ही हो, यानी अमेरिका में भी सेम चीज़। अमेरिका में जो चीज़ें बदलाव हुई थी, जो फंडामेंटल राइट दिया था, वो कहा गया कि यहाँ फ्रांस में भी दिया जाए, और ये मोनार्ची खत्म हो, एब्सोल्यूट मोनार्ची खत्म हो, निरंकुश राजतंत्र खत्म हो। और दार्शनिक फिलोसफर का विचार जो था, विचारधारा हम क्या था, तो बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल लोग थे समाज के निचले तबके के लिए कुछ ठोस विचारों के आधार प्रदान कर देते थे। और फ्रांस के लोग जो तीसरे वर्ग, थर्ड स्टेट जो थे, और दार्शनिक विचार फिलोसफर जो उससे थॉट थे, जो विशेषाधिकार प्रिविलेज लोग से लोग जो प्राप्त था फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, कहा कि किसी को भी जन्म से कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए चैलेंज दिया उन्होंने। और जो इसमें दार्शनिक फिलोसफर थे, जॉन लॉके और रूसो के महान दार्शनिक प्रमुख थे, जिन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बाद में कहा गया कि दार्शनिक सामाजिक विचारों में क्या हुआ, पहुंचाने में जो इतने जितने विचार थे, थॉट थे, प्रिंट कल्चर का भी बहुत सारा योगदान रहा। प्रिंट कल्चर आया तब ना, जैसे मैं कुछ बोलता हूँ तो बोलना और प्रिंट के माध्यम से, बुक के माध्यम से आपके पास पहुँच, ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे उससे। तो पहुँचाने में लोग जो फिलोसफर थे, राइटर थिंकर थे, उसके विचार को पहुँचाने में पुस्तक हो, समाचार पत्र, न्यूज हो, चैनल हो, न्यूज चैनल तो उस समय नहीं थे, मतलब न्यूज पेपर, और जो भी सभा होते थे वो भी, और सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर पब्लिक प्लेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और पुस्तक अखबार के माध्यम से लोग जो पढ़ते थे, ताकि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हो उन्हें भी सुन के वो गुस्सा उठा ले। जो लोग जो सुनते थे कि गलत है तो उसे गुस्सा करते थे। उस समय जैकोबिन क्लब था, एक ऐसा क्लब था जहाँ पर कॉमन लोग, मध्यम वर्ग के लोग, थर्ड क्लास लोग पहुँचते थे, वाइन वाइन सर्व करते थे, वाइन शराब पीते थे, नाचते थे, डांस करते थे, गीत गाते थे, और पॉलिटिकल इशू पर, मुद्दे पर जो बहस भी करते थे, डिस्कस होते थे, और न्यूज़ पेपर को जोर जोर से पढ़ते थे, ताकि लोग जो सुनकर उसको क्या करें, उसके वो फ़ायदा उठा सके, जो पढ़े लिखे नहीं है वो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ कम अच्छाई बुराई हो कमेंट कर सकते, सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसका बनाते हैं वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, बहुत ज़रूरत है हमको सपोर्ट की आपकी। जब कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। ला 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 ला। होता है चांदनी रात, देता है हर कोई साथ, मगर तुम अंधेरों में भी ना छोड़ना मेरा हाथ।